Hello students, good morning everyone and welcome to Unacademy Let's Crack NEET UG. This is Dr. शिवानी भार्गव और आज जो है बेटा हम लोग पहला चैप्टर जेनेटिक्स के अंदर दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा, वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, इस चैप्टर का बहुत ही तगड़ा वेटेज है। और सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात ये कि ऐसा कोई डिफिकल्ट बहुत सारा रटने रटाने वाला टॉपिक नहीं है। अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर क्लियर हो जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ आउट ऑफ स्कोर इसके अंदर कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। चलिए फटाफट से लिंक को शेयर कर लो सो वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। यस, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूं, मैं फटाफट से आपको अपने इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूं। अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करता है और अगर आप सिर्फ ऐसे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही नहीं, मेरे पर्सनल मेंटरशिप के अंदर, मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर अगर इस नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस, जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, आप मेरे साथ यहां जुड़ के अपनी इस नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ इंडिया के 50 से भी ज्यादा बेहतरीन टॉप एजुकेटर्स की टीम यहां पर आपको मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में 50 से भी ज्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यहां पर अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर ऐसा क्या है, अनअकैडमी प्लस पर आपको डेली लाइव सेशंस मिलते हैं, लेकिन ये सेशंस हमारे यूट्यूब क्लासेस की तरह नहीं होते। इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव वन। इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ अ प्रॉपर क्लासरूम। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ होते हैं और इन क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलता है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिलेगा और सबसे खास चीज इसका अनलिमिटेड एक्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 से भी ज्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। जिस एजुकेटर के साथ, जिस टॉपिक में आपका जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करे, जी बिल्कुल आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप जुड़ेंगे कैसे हमारे साथ, तो सिंपल सा स्टेप है। पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके तुरंत बाद बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप नीट यूजी भरेंगे। फिर आपके सामने इस तरीके से 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये जो फीस दे रखी है बेटा 10% डिस्काउंट के बाद दे रखी है। मैं आपको एग्जैक्टली फीस यहाँ पर बता देती हूँ। ये 25 नहीं, ये 28,000 है इसका प्राइस। ठीक है, ये 34 नहीं है, ये 10% डिस्काउंट के बाद की दे रखी है। ये भी शायद 38,500 है इसका प्राइस और ये 50, एक सेकेंड लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेक इज एवरीथिंग इज ग्रोइंग प्रॉपरली, आई थिंक यस। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो ये आपको क्लियर है कि डिसकंटिन्यूस, अब ये क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, सबको इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप यहाँ से टर्म समझो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन। जेनेटिक्स हमने बस नाम जो है इस चैप्टर का उसके बारे में पढ़ा कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो होती है, दैट इज द जेनेटिक। हेरिडिटी यानी कि कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। वेरिएशन मतलब सेम स्पीशीज के मेंबर्स में ही कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेरिएशन। अब ये वेरिएशन दो टाइप के हैं, दैट इज द सोमैटिक वेरिएशन जो ट्रांसफरेबल नहीं है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। एक है आपके जर्मिनल वेरिएशन जो ट्रांसफरेबल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। जर्मिनल वेरिएशन के दो टाइप है, कंटिन्यूस भी हो सकता है तो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। कंटिन्यूस वेरिएशन का कारण है क्रॉसिंग ओवर और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का कारण होता है आपका म्यूटेशन। नेक्स्ट, कुछ हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ बायोकेमिकल एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, ये कुछ इनके नाम पढ़ते हैं। अधिकतर के तो फादर हम ठीक है स्किप मार लेते हैं, बट यहां पर जितने भी साइंटिस्ट के नाम अभी मैं आने वाले 5-7 मिनट में आपके साथ डिस्कस करूंगी, दे वर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें जॉर्ज मेंडल सर की, जी जे मेंडल।
मेंडल सर की बात, पूरा मेंडलियन जेनेटिक्स ही तो हम पढ़ेंगे, मेंडलियन जेनेटिक्स। तो मेंडल सर की बात करें, इन्हें कहा जाता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल साहब, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर बात होती है अपने बैटसन सर के बारे में, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, बैटसन सर, डब्ल्यू बैटसन। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, बैटसन सन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फिर हम बात करें बैटसन, मॉर्गन सर के बारे में बात होगी। मॉर्गन सर, इन्हें कहा जाता है, सारे नाम इंपॉर्टेंट है, शुड बी ऑन योर टिप्स। मॉर्गन सर की बात करें, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, मॉर्गन सर को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर मतलब ही एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप ऑन ड्रोसोफिला। ये नाम सुन के समझ में नहीं आ रहा होगा लिंकेज क्या है, अगर आ रहा है तो ठीक बात है, नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर में इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एंड गिव वेरियस कॉन्सेप्ट, जैसे कि इसका डिटेल डिस्कशन हमारे चैप्टर में होगा। लिंकेज के बारे में बताया मॉर्गन सर ने, लिंकेज क्या है, सेक्स लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एंड लिंकेज मैप ऑन ड्रोसोफिला। ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए जिनको डिटेल में हम पढ़ेंगे आने वाले इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये रही बात मॉर्गन सर की। इसके बाद है गैरेट सर। इन्हें हम फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ, गैरेट सर को कहा जाता है बायोकेमिकल, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स एंड ह्यूमन जेनेटिक्स गैरेट सर को ही कहा जाता है। ये गैरेट, ही इज नॉट द फादर ऑफ। इन्होंने बेटा पहला मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज द अल्कैप्टोन्यूरिया, जिसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं, इन्हीं ने डिस्कवर किया। वैसे तो अभी जस्ट एक हिंट देके मैं छोड़ रही हूँ, 13th वालों को थोड़ा समझ में आए तो ठीक, नहीं भी आए मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसके अंदर अल्कैप्टोन्यूरिया दैट इज द ब्लैक यूरिन डिजीज के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। बस यहाँ पर एक चीज बता दें, तो एक पर्टिकुलर एसिड होता है दैट इज द होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम।
इस एंजाइम की कमी की वजह से ये अल्केप्टोन्यूरिया, जिसे हम ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं, ये होता है। और इसे डिस्कवर किया था गैरेट सर ने, और इन्होंने 1 म्यूटेंट जीन एंड 1 म्यूटेंट ब्लॉक का कॉन्सेप्ट भी दिया था। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली अभी ये पढ़ रहे हैं। अल्केप्टोन्यूरिया दैट इज द ब्लैक यूरिन डिजीज के बारे में डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैरेट सर को फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा। ही डिस्कवर्ड, गैरेट सर ने जो है सबसे पहला मेटाबॉलिक, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर। ये है अल्केप्टोन्यूरिया दैट इज द ब्लैक यूरिन डिजीज। अल्केप्टोन्यूरिया दैट इज द ब्लैक यूरिन डिजीज, इसको इन्होंने डिस्कवर किया। थोड़ा सा हिंट यहां पर दे रहे हैं, अल्केप्टोन्यूरिया दैट इज द ब्लैक यूरिन डिजीज क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है बेटा यहां पर? इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। दैट इज द अल्केप्टोन्यूरिया। अल्केप्टोन्यूरिया पहला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अल्केप्टोन्यूरिया दैट इज द ब्लैक यूरिन डिजीज, इसकी डिस्कवरी, और इन्होंने ही गेव द कॉन्सेप्ट, गैरेट सर ने ही गेव द कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट इन्हीं ने दिया था? 1 म्यूटेंट जीन एंड 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक, ये कॉन्सेप्ट इन्हीं सर का दिया हुआ है, ठीक है। 1 म्यूटेंट जीन एंड 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने मेंडल सर ने ही दिया, मतलब सॉरी गैरेट सर ने ही दिया था, जिन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये तो आपने थोड़ा डिस्कवरी सेक्शन के कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा, और फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स किसे कहा, ये हमने देख लिया। जेनेटिक्स क्या है ये हमने देख लिया। अब इससे पहले कि मैं मेंडलिज्म के बारे में, मुझे मेंडलिज्म के बारे में डिस्कस करना है, मेंडलिज्म के बारे में मैं डिस्कस करूं, कुछ टर्म्स मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर लेती हूँ जो थ्रू आउट द सेशन इस्तेमाल में आएगा, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं मेंडलिज्म, हम शुरुआत तो मेंडलिज्म ही करेंगे, एनसीईआरटी में आपको मेंडलिज्म दिखेगा, ठीक है। मैं मेंडलिज्म आपके साथ शुरू करूं, मैं थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ से जस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, जिनको आती है ठीक है, बस 10 मिनट में मैं एक मिनट में आपको ये क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि मेरी तरफ से मैं सेटिस्फाइड रहूंगी कि आपको ये आती है। पूरे चैप्टर में इनका इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जगह जगह पर ना हम बात करेंगे फैक्टर्स की। तो एक्चुअली फैक्टर्स क्या है? सबसे अच्छा तरीका, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं ना, विच आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जिन्हें आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं, इन्हीं को, जीन को ही मेंडल सर ने फैक्टर कहा था। जीन टर्म जॉनसन्स ने दी थी, जिन्हें आज हम जीन के नाम से जानते हैं, इन्हीं को मेंडल सर ने फैक्टर कहा। दैट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो मतलब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कोई भी कैरेक्टर दिखता है या फिर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जो चीज दैट इज अ जीन, उसी की वजह से होता है। तो जीन्स को ही मेंडल सर ने फैक्टर्स कहा था। देख लो, इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने के लिए, एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एज आई टोल्ड यू, इन्हें आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। ये टर्म जॉनसन ने दिया था।
और मेंडल सर ने जीन्स को ही फैक्टर कहा। ठीक है, अब इसमें बेटा हम यूज करेंगे कि डोमिनेंट फैक्टर है, रिसेसिव फैक्टर है। तो एक चीज ये याद रखना, डोमिनेंट जैसे कि टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ। ठीक है, तो डोमिनेंट फैक्टर को हमेशा आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे और रिसेसिव फैक्टर को हमेशा आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कि टॉलनेस है, डोमिनेंट फैक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे क्यों कर सकते हो मैं भी डिस्कस करूंगी। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है उसमें आएगा। डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर अपने आप को शो ही नहीं कर पाता है, कैसे क्या भी डिस्कस कर लेंगे। ये रिसेसिव फैक्टर, ये जैसे कैपिटल टी, ये इसका रिसेसिव फैक्टर हो गया, कैपिटल टी डोमिनेंट फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसको तो टॉलनेस के लिए हम कैपिटल टी और ये ड्वार्फनेस के लिए। ऐसे ही मान लो कलर की बात करें, हम कलर की बात करें, मान लो कलर की बात करें तो रेड इज डोमिनेंट ओवर द वाइट कलर। ठीक है, तो कैपिटल आर इज फॉर रेड, तो स्मॉल आर इज फॉर वाइट। कुल मिला के डोमिनेंट फैक्टर को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और रिसेसिव फैक्टर को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं हम। ऐसे नहीं कि वाइट का डब्ल्यू लिखेंगे, रेड के लिए अगर कैपिटल आए तो स्मॉल लेटर से इसके रिसेसिव फैक्टर को डिनोट किया जाता है। ये हो गया। अलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन जो कि which are located you can show on the same position on the homologous chromosome, same position पर present है, you can see clearly see allele alternative form of gene, alternative form of gene जो कि same position पर present हो homologous chromosome की, उसे हम allele कहते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आएगी homozygous, heterozygous and hemizygous। ये क्या होता है देख लो। homozygous कई जगहों पर ये टर्म यूज करेंगे। होमोजाइगस मतलब क्या है, हीट्रोजाइगस मतलब क्या है और हेमीजाइगस मतलब क्या है। बेटा मान लो कोई टॉल प्लांट है, ठीक है, और वो प्योर टॉल है, कैपिटल टी, दोनों सेम टाइप के ही गैमेट है ना, होमोजाइगस। दोनों स्मॉल टी होमोजाइगस, दोनों कैपिटल आर होमोजाइगस, दोनों स्मॉल आर होमोजाइगस। लेकिन अगर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, दो अलग अलग हैं, इट इज हीट्रोजाइगस फॉर्म, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हीट्रोजाइगस है। हेमीजाइगस जैसे कि मेल इन ह्यूमन बीइंग, हेमीजाइगस होता ही एक जीन है, एक्स होता ही नहीं है मेल के पास, तो इट इज हेमीजाइगस। ठीक है, दो सेम गैमेट से बने अगर जाइगोट। होमोजाइगस दो डिफरेंट गैमेट, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, हेट्रोजाइगस। होमो यानी कि सेम, हीट्रो यानी कि डिफरेंट, और हेमी आधा मतलब है ही एक, एक्स वाई इन मेल। दिस इज एग्जांपल ऑफ हेमीजाइगस। देखो स्लाइड में दिखा देती हूँ। होमोजाइगस जाइगोट विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर, जैसे कि कैपिटल टी, कैपिटल आर, दोनों स्मॉल टी, इसको हम कहते हैं होमोजाइगोट और ऑर्गेनिज्म में होमोजाइगस। ठीक है, अगर दो डिफरेंट फैक्टर से मिले, हीट्रो यानी कि डिफरेंट, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज द हीट्रोजाइगस। हेमी है, इफ इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक ही जीन हो उस पेयर का, जिसको हम कहते हैं हेमीजाइगोस, जैसे कि मेल इंडिविजुअल इन द सेक्स लिंक, मेल इंडिविजुअल एक्स वाई, इट इज द एग्जाम्पल, मतलब है ही एक ही पेयर ऑफ जीन उसका, इसे हम कहते हैं हेमीजाइगस। इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन जीन ऑफ अ पेयर, उस पेयर का एक ही जीन है, तो इट इज हेमीजाइगस, जैसे कि मेल इंडिविजुअल एक्स वाई एक ही होता है ना। ठीक है, अब बात करेंगे फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या होते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप की बात करें, आप किसी भी चीज को देख रहे हो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, जैसे पौधा है कोई, वो लंबा है, छोटा है, फ्लावर कलर कैसा है, रेड है, व्हाइट है, मतलब बाहर से आपको कैसा दिख रहा है, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसे तो हम कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप टॉल है लेकिन जेनेटिक मेकअप कैसा है, होमोजाइगस टॉल है, हीट्रोजाइगस टॉल है,
यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसे कहते हैं जीनोटाइप। और बाहर से कैसा दिख रहा है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है, दैट इज द फिनोटाइप। एक टर्म और यूज समझ में आया बेटा, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन कैरेक्टर, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, इट इज द जीनोटाइप। एक टर्म यूज होती है बेटा फिनोकॉपी। फिनोकॉपी का मतलब क्या होता है, अगर आपने दो डिफरेंट जीनोटाइप को, अगर आपने मान लो दो डिफरेंट जीनोटाइप को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा, दो डिफरेंट जीनोटाइप को अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा, उसके बाद भी दे शो सिमिलर फिनोटाइप, तो भी बाहर से मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो है उनका एक्सटर्नल कैरेक्टर सेम ही हो, दे शो सिमिलर अपीयरेंस, यानी कि सिमिलर, तो इसे हम कहते हैं फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। दो डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो डिफरेंट अपीयरेंस आना चाहिए। एनवायरमेंटल कंडीशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। तो दो अलग अलग जीनोटाइप को दो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा, उसके बाद भी दे प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप, ठीक है, दे प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ही है ना, फिर भी ये सेम फिनोटाइप शो कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। आई थिंक ये टर्म सबको क्लियर हो गया होगा। फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से दिखाई कैसे दे रहा है। जीनोटाइप उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। फिनोकॉपी मतलब अगर दो डिफरेंट जीनोटाइप को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रखते हैं, उसके बाद भी वो सिमिलर फिनोटाइप को शो करता है, तो इसे हम कहते हैं फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। देखो ये लिखा है, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे जीनोटाइप कहते हैं। फिनोकॉपी का मतलब अगर आप डिफरेंट जीनोटाइप को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में प्लेस करते हो, फिर भी अगर वो सेम फिनोटाइप ही शो कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये टर्म भी क्लियर हो गई कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है और फिनोकॉपी क्या है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द हाइब्रिड वाइगर और हिट्रोसिस। हाइब्रिड वाइगर का मतलब होता एक सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाइब्रिड वाइगर का मतलब ये होता है बेटा, इट इज द सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पैरेंट। ऑफस्प्रिंग ज्यादा बेहतर है अपने पैरेंट के कंपेयर में। सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पैरेंट, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पैरेंट, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड वाइगर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि जो पैरेंट प्लांट है ना बेटा, पैरेंट प्लांट जो है वो कुछ ऐसा है कि जैसे एक प्लांट है ना, ये वाइल्ड वैरायटी है, ठीक है। तो ये जो वाइल्ड वैरायटी वाला जो प्लांट है, मान लो इसमें अच्छा फीचर क्या है, ये डिजीज रेजिस्टेंस है। डिजीज रेजिस्टेंस तो है ये, लेकिन प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता, प्रोडक्शन कम होता है। तो प्रोडक्शन कम होना ये एक बेकार कैरेक्टर है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस है, ये एक अच्छा कैरेक्टर है। दूसरा पैरेंट जो है उसमें हाई प्रोडक्शन है, एक दूसरा हमने लिया, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा, प्रोडक्टिविटी रेट बढ़िया है, हाई प्रोडक्शन करता है,
लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। अब मान लो इन दोनों का क्रॉस करा है, इससे जो ऑफस्प्रिंग आए इस पौधे में, मान लो इसके भी अच्छा गुण और इसका भी अच्छा गुण आ गया, यानी कि वो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो गया, इनकी जो ऑफस्प्रिंग है, प्लस हाई प्रोडक्टिविटी भी आ गई, दोनों पेरेंट के अच्छे कैरेक्टर आ गए मान लो। इसे कहते हैं हाइब्रिड वाइगर। क्यों? क्योंकि अपने दोनों पेरेंट से ज्यादा बेहतर है। एक पेरेंट का अच्छा गुण था, वाइल्ड वैरायटी था, जो कि उसमें डिजीज रेजिस्टेंस थी लेकिन प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी। दूसरा हमने हाइब्रिड पेरेंट था, प्रोडक्टिविटी अच्छी थी लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट नहीं था। इन दोनों के क्रॉस से जो जनरेशन निकली, जो ऑफस्प्रिंग आई, उसमें दोनों के अच्छे गुण आ गए, वाइल्ड वैरायटी भी है और मतलब डिजीज रेजिस्टेंट भी है और प्रोडक्टिविटी भी अच्छा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ऑफस्प्रिंग जो बनी ये अपने दोनों पेरेंट से सुपीरियर है ना, तो इसी को तो हम कहते हैं हाइब्रिड वाइगर, दैट इज द सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट। लेकिन ये सिर्फ जब क्या बोलते हैं, जब आप अगर सेल्फिंग करा दोगे तो हाइब्रिड वाइगर खत्म हो जाता है। सेल्फिंग में क्या, वाइल्ड वैरायटी को भी वाइल्ड वैरायटी के साथ क्रॉस कराओगे तो दूसरा अच्छा कैरेक्टर कहां से आएगा, पेरेंट जैसा ही तो होगा ऑफस्प्रिंग, सुपीरियरिटी कहां होगी। तो लॉस ऑफ हाइब्रिड वाइगर ड्यू टू द इनब्रीडिंग, इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक टर्म हम पढ़ते हैं, एक टर्म हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ही होता है बेटा, इट इज लॉस ऑफ हाइब्रिड वाइगर ड्यू टू सेल्फिंग। सेल्फिंग कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सुपीरियरिटी तो खत्म हो जाएगी। हाइब्रिड वाइगर, वाइल्ड को वाइल्ड के साथ कराओगे तो कहां से सुपीरियर होगा ऑफस्प्रिंग। हाई प्रोडक्टिविटी वाले को सेल्फिंग जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण बनता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का था लॉस ऑफ हाइब्रिड वाइगर ड्यू टू द सेल्फिंग, इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, और आप ये देखो, ये लिखा है वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट के अंदर आप हाइब्रिड वाइगर को लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हो। देखिए व्हाट इज हाइब्रिड वाइगर, इट इज द सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट। पेरेंट के कंपेयर में ऑफस्प्रिंग का ज्यादा सुपीरियर होना, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट, इसे हम हाइब्रिड वाइगर कहते हैं और ये हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट हम इनब्रीडिंग, हाइब्रिड वाइगर को लंबे समय तक, जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट होते हैं ना उसके अंदर आप लंबे समय तक हाइब्रिड वाइगर को मेंटेन कर सकते हैं। हाइब्रिड वाइगर अगर लॉस हो जाए ड्यू टू द इनब्रीडिंग, सेल्फिंग की वजह से, इसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। लॉस ऑफ हाइब्रिड वाइगर ड्यू टू द इनब्रीडिंग, इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ये ऑलरेडी मैं ये टर्म भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम शुरू करेंगे मैंडलिज्म। ये तो जस्ट टर्मिनोलॉजीज की चैप्टर को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैंडलिज्म। पहले सुन लो, मैंडल सर का जो क्लासिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने पी के पौधे पर किया था, पी प्लांट पर किया था, इसकी शुरुआत 1856-57 में इन्होंने ये, पहले तो मैं मैंडलिज्म के बारे में ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ से भी बता देती हूँ आपको। देखा, चलो यहीं से बताती हूँ पहले। उनका जन्म वनम ऑस्ट्रिया के अंदर कितनी तारीख को हुआ याद हो जाए तो ठीक है, ये तो याद रख लेना आप, एटलीस्ट ये जरूर याद रख लेना। बाकी आंकड़े मैं आपको खुद लिखवाऊंगी कि ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 के अंदर। मेंडल सर की जन्म तिथि याद रख लेना। मेंडल सर का बर्थ जो है ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था, जगह ऑस्ट्रिया थी, डेट 22 जुलाई 1822 के अंदर। ठीक है, 18 जुलाई 1822 के अंदर मेंडल सर का जन्म हुआ। अब मेंडल सर का योगदान तो बहुत तगड़ा होगा, तभी तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं। अब सुनो नाम कहानी, फिर मैं लिखाऊंगी। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कह रहे हैं। तो मेंडल सर का जन्म 1822 के अंदर हो गया ऑस्ट्रिया नामक जगह पर।
मेंडल सर ने उनका जो क्लासिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पर, इन्होंने 1856-57 में इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया और इनका जो कार्य है इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट लगभग 1863 तक इन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा। और फिर इन्होंने जो भी ये काम किया था ये सारा का सारा काम पब्लिश हुआ 1865 के अंदर, मतलब 56-57 में काम किया। मेंडल सर के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन 56-57 से 65 तक लिखती हैं कुछ बुक 63 तक लिखती हैं। आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन किस तरीके से दे रखा है, अगर 63 आंसर है तो 63 दोगे, नहीं तो 65 ऑप्शन में तो 65 टिक करोगे। एग्जैक्टली है ये कि 56-57 में इन्होंने काम करना शुरू किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। 1863 में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर दिया था और 1865 में इनका काम जो है पब्लिश हुआ। लेकिन दिक्कत क्या, इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स जरूर कह रहे हैं, इनको अपने जीवन काल में अपने जीते जी इनके काम के लिए कभी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इनको जीते जी फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं डिक्लेयर किया गया, इवन तो कोई पॉपुलैरिटी भी नहीं मिली मेंडल सर को अपने जीते जी। इनकी डेथ हो गई थी किडनी डिजीज के चलते हुए 1884 के अंदर। 1888 सेकेंड मैं देख लूँ, यस प्रॉपर क्लियरली विजिबल हूँ, यस हाँ 1884 के अंदर किडनी डिजीज के चलते, बीमारी के चलते लंबे समय की इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद 1884 में डेथ हुई, सन 1900 के अंदर इनके काम को रीडिस्कवर किया 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने। हुगो डी व्रिस थे उसके अंदर, ठीक है, कार्ल कॉरेंस और शमाक, इनका तीनों ने एक साथ काम नहीं किया था, अलग अलग काम किया और मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। यानी कि ये पता लगाया गया कि ये जो हम आज कह रहे हैं कोई इतने साल पहले 34 साल पहले कोई इस बारे में बता चुका है। इनका 16 साल तक इनका काम हिडन रहा, 34 ईयर तक। इनके मरने के 16 साल बाद 1884 में डेथ हुई 1900 के अंदर, मतलब मरने के भी 16 साल बाद कुल मिला के। और काम तो कब 56-57 में शुरू कर दिया, तो देखो लगभग 34 साल तक इनका काम छुपा हुआ रहा। कोई पॉपुलैरिटी इनको अपने काम के लिए नहीं मिली। बाद में पता लगा कि हम इतने साल बाद जो चीज बता रहे हैं ये तो कोई इतने साल पहले ही बोल बाल के मर चुके, ठीक है। अब लेकिन इसका क्या कारण रहा कि इनका काम जो है इतने समय तक हिडन रहा, 34 इयर्स तक इनका काम छुपा हुआ रहा, कोई पॉपुलैरिटी कोई प्रख्याति इन्हें नहीं मिली। उसका क्या कारण रहा ये भी डिस्कस करेंगे। और ऐसा क्या किया था मेंडल सर ने जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा, मतलब थे तो बहुत सक्सेसफुल, भले ही जीते जी नहीं उनके कार्य को सराहा गया, मरने के बाद सराहा गया, लेकिन फिर भी कहते तो आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से ही जानते हैं। तो क्या ऐसे रीजन थे जो मेंडल की सक्सेस का कारण बने, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मेंडलिज्म के बारे में थोड़ा सा पॉइंट हमने जो लिखा कि मेंडल सर का जन्म ऑस्ट्रिया में 22 जुलाई 1822 के अंदर हुआ, ठीक है। इन्होंने ही कंडक्टेड क्लासिकल एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे जनरल के नाम है, उनको याद करना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रही। एनसीईआरटी से न्यूज़पेपर रीडिंग लगा लेना। ही कंडक्टेड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। इन्होंने अपने काम की शुरुआत की इन 1856-57 में, टिल ये एक्सपेरिमेंट करते हैं टिल 1863। एंड इनका जो काम है ये पब्लिश हुआ, पब्लिश्ड ईयर था इनका, पब्लिश्ड इन 1865, ठीक है। ये सन जरूर याद रखना, बाकी मत याद रखो, मैं लिखवा भी नहीं रही कि इस जनरल में ये पब्लिश हुआ, नहीं, बट ये जरूर याद रखना कि 56-57 में इन्होंने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर शुरू किया। 63 तक इस काम को कंटिन्यू रखा। 1865 में इन्होंने इस काम को पब्लिश कर दिया और सन 1884 में मेंडल सर की डेथ हो गई ड्यू टू किडनी डिजीज के चलते हुए। ब्रैकेट में बता देती हूँ ब्राइट डिजीज क्या है, इस डिजीज में डिटेल पढ़ना जरूरी नहीं है आपके लिए।
किडनी डिजीज के चलते हुए सन 1884 में मेंडल सर की डेथ भी हो गई। मेंडल सर को अपने जीवन काल में, मैंने बताया इनके जीवन पूरे तमाम उम्र इन्होंने लगा दी इस काम में, लेकिन इनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली। ही डिड नॉट गेट एनी पॉपुलैरिटी। इन्हें अपने काम के लिए कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली। ही डिड नॉट गेट एनी पॉपुलैरिटी फॉर हिज वर्क टिल डेथ, मतलब जीते जी तो इन्हें कोई पॉपुलैरिटी मिली ही नहीं। इनके मरने के 16 साल बाद 1900 के अंदर, आफ्टर 16 ईयर ऑफ मेंडल डेथ, मेंडल के मरने के भी 16 साल बाद, आफ्टर 16 years ऑफ मेंडल्स डेथ, मेंडल सर को मरे हुए 16 साल हो गए थे। उसके बाद इन 1900 मेंडल सर का जो काम था, मेंडल्स वर्क को रीडिस्कवर किया। मेंडल्स वर्क रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। तीनों साइंटिस्ट और एक साथ नहीं काम कर रहे थे, अलग अलग ही करते थे। मेंडल के काम को 3 साइंटिस्टों ने रीडिस्कवर किया, जिनका नाम था कार्ल कॉरेंस, हुगो डी व्रिस एंड शमाक। ठीक है, एरिक वॉन शमाक पूरा नाम ही लिख लो। तो मतलब 34 इयर्स तक मेंडल सर का काम छुपा हुआ रहा। 1884 में डेथ हो गई। 1900 के अंदर 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरेंस, हुगो डी व्रिस एंड शमाक सर। इन्होंने मेंडल्स वर्क को रीडिस्कवर किया और मेंडल पोस्टुलेट को रीडिस्कवर किया। तो मैंने बताया कि मेंडल सर ने जो काम किया था, हिज वर्क रिमेन हिडन फॉर 34 ईयर। मेंडल सर का जो कार्य था, हिज वर्क, इट रिमेन्स हिडन 34 ईयर्स तक इनका काम छुपा हुआ रहा। ठीक है, क्या कारण था जिस कारण से 34 साल तक इनका काम छुपा हुआ ही रहा? तो देखो इनके रीजन सुनो। सबसे पहली चीज तो इनका कारण को उस टाइम जो ख्याति नहीं मिली, एक तो ये था कि उस दौरान कम्युनिकेशन, जैसे आज कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। हम थोड़े टाइम पहले ही जाए, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, हमें कोटा ही आना पड़ता था तैयारी के लिए। ठीक है, जिस एडुकेटर से पढ़ना है आपको उस तक पहुंच के जाना पड़ता था। लेकिन अभी आज आप क्या कर रहे हो, अलग अलग स्टेट से, कोटा और इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर से अनअकैडमी के थ्रू घर बैठे पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो इतना टेक्नोलॉजी एडवांस, हम चाहकर भी ये नहीं कर पाते थे। तो और मेंडल सर के टाइम की बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत ईजी नहीं था उस दौरान। तो इनका जो काम है वो एक लिमिटेड क्षेत्र तक ही मतलब पब्लिसाइज हुआ, वाइडली पब्लिसाइज नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उस दौरान कम्युनिकेशन बहुत ईजी नहीं था। एक तो ये एक कारण रहा। मेंडल का फेलियर तो नहीं कहेंगे सब, क्योंकि फेलियर तो किसी भी मायने में वो नहीं है, तभी तो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। बस ये कह सकते हैं उनका जो काम इतने सालों तक छुपा हुआ रहा, उसका कारण ये था कि कम्युनिकेशन उस दौरान बहुत ईजी नहीं था। तो वो उनका वर्क वाइडली पब्लिसाइज नहीं हुआ, ये एक कारण रहा। दूसरा कारण ये मैं आपको जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगी, अभी जस्ट सुन लो, तथ्य सुन लो। एक्सप्लेनेशन जिसको नहीं समझ में आया, मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगी तब वहाँ डिटेल में आपको समझा दूंगी। मेंडल सर ने एक चीज़ कही जिन्हें आज हम जीन्स कहते हैं, दैट इज द फैक्टर्स। मेंडल सर ने उन्हें फैक्टर्स कहा ना, कि भाई कोई एक ऐसी चीज़ है, जीन्स बिना चेंज हुए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। मेंडल सर ने ये चीज़ कहा, जीन, दे कंसिडर्ड जीन एज अ डिस्क्रीट एंड द मतलब डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड इट इज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट बताया, जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनके संगी साथी ने ये कहा कि अगर आप ऐसा कह रहे हो कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिन्हें आप फैक्टर्स और जीन्स हम आज जिस नाम से जानते हैं,
कि बिना परिवर्तन हुए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। तो उनके संगी साथियों ने ये पूछा कि भाई अगर ऐसा है तो जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं इनका कारण क्या है, और इसका जवाब मेंडल सर के पास नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर इसका जवाब नहीं दे पा रहे कि वेरिएशन का फिर रीजन क्या, आप तो कह रहे हो कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा, साथ साथ चेंज मतलब बिना चेंज हुए बदलाव हुए चेंज आ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, तो इस चीज का जवाब मेंडल सर के पास नहीं था। तो उन्होंने फिजिकल प्रूफ मांगा कि आप ऐसी कोई चीज होती है भाई, इसका कोई फिजिकल प्रूफ ला के दो, तो वो भी मेंडल सर के पास नहीं था। ये मेंडल सर का बहुत बड़ा कारण रहा उनके काम का हिडन रहने का, ठीक है। तो वो कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं दे पाए और वो इस चीज को नहीं बता पाए कि फिर अभी जो वेरिएशंस जो आ रहे हैं इसका कारण क्या है। दूसरा एक होता है ना कि आप मान लो आप ऐसे लोगों की कंपनी में रह रहे हो, अदरवाइज मत लेके जाना, जहां सब बेवकूफ हैं, लेकिन आप उन लोगों से जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो आप भले ही इंटेलिजेंट हो लेकिन आपकी संगत कैसी है, लोग आपको नहीं समझेंगे। तो जब लोग आपको नहीं समझते, चाहे वो आप इंटेलिजेंट हो चाहे वो आपको बेवकूफ है, जब लोगों की समझ के परे आप लोग हो जाते हैं तो लोग उसे बेवकूफ ही करार देते हैं। यही काज मेंडल सर के साथ हुआ। मेंडल सर सोचो, उनके 34 साल पहले जो चीज वो बता चुके थे, 34 ईयर बाद हमने रीडिस्कवर किया है उसे। तो मेंडल सर अपने समय से बहुत आगे थे, मैं ये कह सकती हूँ। मतलब ही इज वेरी अहेड फ्रॉम हिज टाइम। तो मेंडल सर जो इतने आगे थे अपने समय से, ये भी एक दुर्भाग्य ही रहा है उनका, क्योंकि उन्हें कोई समझ नहीं पाया। और जब आपको कोई समझ नहीं पा रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ करार दे देते हैं, उनका मजाक बनाया जाता था। उस टाइम डार्विन सर बहुत फेमस थे, तो मेंडल सर का काम अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे का था, तो लोग उन्हें समझ नहीं पाए। ये भी एक कारण रहा मेंडल सर के छुपे रहने का। और एक और कारण जो इसका रहा है कि बायो वालों का मैथमेटिक्स शुरू से ही वीक रहा है। मेंडल सर ने बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकल, मतलब बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको समझाने के लिए मैथमेटिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया। ये उस समय के लोगों के लिए एकदम नई चीज़ थी कि मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ कर रहे हो आप एक बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 3 से 4 कारण रहे हैं जिसकी वजह से मेंडल सर का काम उनके 34 साल तक, उनके मरने के 16 साल बाद रिडिस्कवर किया गया, 34 ईयर्स तक हिडन रहा। तो कम्युनिकेशन इतना ईजी नहीं था। उन्होंने जीन को स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर जो बोला, वो लोगों को समझ में नहीं। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है कि बिना परिवर्तन हुए ही आ रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वेरिएशन का कारण बताओ, जो मेंडल सर नहीं बताया। उन्होंने कहा चलो वेरिएशन का कारण नहीं बता पा रहे, इसका कोई फिजिकल प्रूफ दो, वो भी मेंडल सर नहीं दे पाए। मेंडल सर की सोच उस समय के लोगों से कई ज्यादा आगे की थी, ये भी उनका एक दुर्भाग्य ही रहा है। और मेंडल सर ने मैथमेटिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना। दिस वाज द रीजन कि मेंडल सर का कार्य जो है 34 सालों तक छुपा हुआ रहा। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट। फर्स्टली हम बात करें कि कम्युनिकेशन उस दौरान इतना इजी नहीं था। कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। So his work is not widely publicized. दूसरा कारण, उन्होंने जीन के बारे में जो कहा, एक सेकेंड ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को लगता है मेरी मेहनत नहीं खराब हो जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू चेक इज इट वर्किंग प्रॉपरली। परफेक्टली फाइन। सेकेंडली, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। जीन तो हम कहते हैं, मेंडल सर ने तो इन्हें फैक्टर्स ही कहा था। लिख लो फैक्टर्स इन हिज वर्ड्स। इन्होंने बताया ना, इट इज एज, उन्होंने बताया दे आर द एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट which is responsible for
इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, इसको डिटेल पढ़ाऊंगी बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, बहुत अच्छे से ये टर्म समझ में आएगा आपको। अभी नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी कैरी फॉरवर्ड कर जाना। A stable and discrete unit which is responsible for the inheritance of and appearance of character and they did not blend, किसी तरीके की मिक्सिंग नहीं होती and did not blend with each other। ये उनके संगी साथियों द्वारा was not acceptable by his contemporaries। इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा चलो अगर ऐसा है तो बता दो फिर वेरिएशंस का कारण क्या है, वो भी मेंडल सर नहीं बता पाए और इसका फिजिकल प्रूफ भी मेंडल सर नहीं दे पाए। और एक और जो कारण था, मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्रेस द बायोलॉजिकल फिनोमेना इज मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन the biological phenomena, mathematical approach to express the biological phenomena, ये भी एक कारण रहा मेंडल सर के काम के हिडन रहने का। और उनकी जो सोच है, मैंने बताया उस समय के लोगों से बहुत आगे थी, तो ये उनका दुर्भाग्य ही रह गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमने बात की आई एम सो सॉरी कि मेंडल सर का कार्य जो है वो इतने समय तक हिडन क्यों रहा। अब हम बात करेंगे भले ही 34 साल बाद, लेकिन इनके काम को रिडिस्कवर करके सराहाया तो गया, इसलिए तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कह रहे हैं। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल की सक्सेस का कारण क्या रहा। हाँ जी बेटा, मेंडल के सक्सेस के रीजन की अगर हम बात करें तो मेंडल के सक्सेस का एक कारण तो ये रहा कि जो मेंडल सर थे, हम लोग कहते हैं ना कि भाई एक बार में एक ही नाव में सवार हो, 10 चीजें करोगे तो जरूरी नहीं है सक्सेस मिले। तो मेंडल सर का सबसे अच्छी चीज ये थी, इन्होंने अपने संगी साथियों की तरह नहीं किया कि एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे। ही स्टडीड ओनली 1 or 2 कैरेक्टर एट ए टाइम, मतलब इन्होंने सिर्फ एक बार में 1 या 2 कैरेक्टर को ही स्टडी किया। ये इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। ही स्टडीड ओनली, एक समय पर 1 या 2 कैरेक्टर की, ओनली 1 or 2 कैरेक्टर एट ए टाइम। इनके संगी साथियों की तरह नहीं किया, बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक समय पर स्टडी करते थे। तो ये एक मेंडल सर का कारण रहा। दूसरा, आपके मेंडल सर ने जिस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी कि मटेरियल का जो सिलेक्शन था, ये बहुत बेहतरीन था। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेंडल सर की सक्सेस में। जो दूसरा जो एक कारण था, इट इज द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ये भी मेंडल सर के सक्सेस का कारण बना। मटेरियल में क्या ऐसी खास बात थी, तो खास बात मैं बता देती हूँ कि मटेरियल का सिलेक्शन बहुत अच्छा किया इन्होंने। ये भी एक मेंडल सर की सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन बना। क्या था मटेरियल में, सबसे पहले इन्होंने मटेरियल क्या लिया था, पी प्लांट पर किया था अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो पी प्लांट की खासियत क्या है, ये एक एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है 2 से 3 महीने की। तो इस वजह से शॉर्ट लाइफ साइकिल के चलते आप इसकी कई सारी जनरेशन्स को स्टडी कर सकते हैं। पता लगा आपने एक ऐसा पौधा लिया, आपकी उम्र 70 साल और उसकी लाइफ साइकिल 80 साल, आप वो उसकी लाइफ साइकिल आगे की जनरेशन नहीं देख पाओगे, उससे पहले आप निकल लोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मटेरियल के सिलेक्शन में एक तो क्या क्या फायदे थे उसके, कि पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है विद शॉर्ट लाइफ साइकिल 2 से 3 महीने की, तो आप बहुत सारी जनरेशन आप इसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, ऐसा नहीं कि पता लगा हम प्लांट पे जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको उगाने में इतनी मेहनत लगती है और इतना मतलब सोफिस्टिकेटेड सा प्लांट है, इजी टू कल्टीवेट था। दूसरा, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है और क्रॉस पॉलिनेशन हम करवा सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे इस मटेरियल के, जो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट योगदान रहा जिसका मेंडल सर के सक्सेस में। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल क्या क्या, तो पी प्लांट, पी ये एक एनुअल प्लांट है, इट इज एन एनुअल प्लांट विद short life cycle, annual plant with short life cycle of 2 to 3 months।
2 से 3 महीने की इनका लाइफ साइकिल होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 2 to 3 मंथ। ठीक है, तो हम इसकी काफी सारी जनरेशंस को स्टडी कर सकते हैं, ये एक कारण रहा। ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल तो आप काफी सारी जनरेशंस को स्टडी कर लोगे। दूसरा, इजी टू कल्टीवेट, आसानी से आप इसे ग्रो करवा सकते हैं, इजी टू कल्टीवेट है ये प्लांट। तीसरा कारण जो इसका था, मटेरियल की क्या खासियत थी, इसमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। और आर्टिफिशियली आप चाहें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। ये इनके मटेरियल की खासियत थी जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल, ये इस मटेरियल की खासियत थी जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेंडल सर के सक्सेस में, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। इन्होंने एक ऐसे पौधे को सिलेक्ट किया जिसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, विद एनुअल प्लांट था, तो हम इसकी काफी सारी जनरेशन को स्टडी कर पाए। इट इज इजी टू कल्टीवेट, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट है और क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये करवाया जा सकता है। तीसरा जो इनके कारण रहा मेंडल के सक्सेस का, पहला कारण स्टडी ओनली 1 or 2 कैरेक्टर एट अ टाइम। दूसरा कारण इट इज द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तीसरा कारण इन्होंने क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ये तीसरा इनका प्लस पॉइंट रहा, ही क्वांटिटेटिवली analyze the qualitative character। inheritance of, और दूसरा एक और जो कारण रहा है इनकी सक्सेस का वो ये, अगर ये रिकॉर्ड नहीं बनाते तो इनके मरने के बाद किसको पता लगना था कि ये काम कोई और कर ही चुका। उन्होंने सबके स्टैटिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया था। ठीक है, तो ये भी इनकी सक्सेस का कारण रहा, ही मेंटेन स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल हिज एक्सपेरिमेंट। सबके रिकॉर्ड्स बनाए, स्टैटिकल रिकॉर्ड्स बनाए उन्होंने अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स के। ये एक मेंडल सर की सक्सेस का कारण बना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेंडलिज्म आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या मतलब इनकी खासियत रही। मेंडल सर जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कह रहे हैं, लेकिन जीते जी ने अपने काम के लिए कभी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इनके मरने के 16 साल बाद इनको पॉपुलैरिटी मिली। इनके मरने के 16 साल बाद इन्होंने जो काम किया, इनके मरने के भी 16 साल बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने, कार्ल कॉरेंस, हुगो डी व्रिस एंड शमात सर ने रीडिस्कवर किया, यानी कि टोटल 34 ईयर्स तक, क्योंकि मेंडल सर ने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर शुरू किया था 1856-57 में। 1863 तक इन्होंने ये काम किया, 1865 में पब्लिश किया, तो लगभग 1900 के अंदर इसको रीडिस्कवर किया, तो लगभग 34 ईयर तक इनका काम छुपा हुआ रहा। उसका कारण छुपा हुआ क्यों रहा, इनको जीते जी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिली, उसका कारण मेंडल सर की सोच जो है उनके समय से लोगों के आगे बहुत आगे की थी, तो लोग उन्हें समझ नहीं पाए, तो बेवकूफ करार देते रहे। उस टाइम कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, तो उनका जो भी उन्होंने काम किया वो वाइडली पब्लिसाइज, छोटे से इलाके में पब्लिसाइज होकर रह गया, वाइडली पब्लिसाइज नहीं हो पाया, ये एक कारण रहा। दूसरा, उन्होंने ये मैं मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बहुत डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे ये उन्होंने ये टर्म दिया था, बट अभी आप सिर्फ इतना सुन लो कि एक कारण ये भी रहा कि मेंडल सर ने कहा कि भाई जीन, जिन्हें हम जीन कहते हैं लेकिन मेंडल सर उन्हें फैक्टर्स कहा करते थे, उनका जो कॉन्सेप्ट था उसको लेके कि दे आर द स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, और कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, बिना चेंज हुए जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। ये इनके कंटेम्परीज ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो आप हमें ये बताइए कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं इसका कारण क्या है। इसका जवाब मेंडल सर के पास नहीं था, तो उन्होंने कहा कोई फिजिकल प्रूफ ला के दे दो कि ऐसा होता है।
ये भी मेंडल सर नहीं दे पाए, तो एक बहुत बड़ा कारण रहा है उनके इस कार्य का हिडन रहने का। तीसरा, उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच को यूज किया बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्रेस करने के लिए, तो लोगों के परे था समझ के उस समय के, तो इस वजह से उनका काम जो है छुपा हुआ रहा। लेकिन 34 साल बाद भले ही, लेकिन इनके काम को रिडिस्कवर किया और इनके काम को सराहा गया, तभी तो हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो क्या कारण था इनकी सक्सेस का? तो इनकी सक्सेस का कारण एक चीज, सबसे खास चीज इन्होंने जो अपने संगी साथियों की तरह नहीं की, वो ये कि इन्होंने एक समय पर 1 या 2 कैरेक्टर को ही स्टडी किया। दूसरा, इन्होंने जो मटेरियल सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन था, वो एक बहुत बड़ा रोल है उसका मेंडल सर के सक्सेस में। क्या? इन्होंने जो पी प्लांट लिया, एक एनुअल प्लांट है, लाइफ साइकिल छोटी है, 2 से 3 महीने की लाइफ साइकिल है, तो इसके हम कई सारे जनरेशन को स्टडी कर सकते हो। दूसरा, ये इजी टू कल्टीवेट है, इस प्लांट में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट है, आप आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, तो ये एक मटेरियल का फायदा रहा। दूसरा, इन्होंने क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर, और इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट, इनके सबके स्टैटिकल रिकॉर्ड्स थे, ये सारे मेंडल सर के सक्सेस का कारण बने। नेक्स्ट अब मैं डिस्कस कर रही हूँ मेंडल सर ने जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, और हाँ, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी थे ना पी प्लांट में, ये भी एक कारण था। तो मेंडल सर ने, मेंडल स्टडी द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑन पी प्लांट। ये कौन कौन से थे ये देखते हैं हम। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट on pea plant। क्या थे ये सुन लो। मेंडल के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, लेंथ ऑफ प्लांट, फ्लावर का कलर क्या है, तीसरा फ्लावर पोजीशन क्या है, पॉड मटर का दाना उसका शेप, पॉड शेप, पॉड कलर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, एंड सीड कलर। ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल सर ने स्टडी किए थे। सीड शेप एंड सीड कलर, ठीक है। ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को मेंडल सर ने स्टडी किया। लेंथ ऑफ द प्लांट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। इसमें डायरेक्टली कई बार तो नाम से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और इसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है। जैसे कि लेंथ ऑफ प्लांट की मैं बात करूं तो डोमिनेंट और रिसेसिव, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है कई बार यहीं से, डोमिनेंट और रिसेसिव हम देखें। तो लेंथ ऑफ प्लांट टॉल है, डोमिनेंट या फिर ड्वार्फ है, रिसेसिव वन। फ्लावर का कलर, वायलेट कलर इज डोमिनेंट एंड वाइट कलर इज द रिसेसिव वन। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल पोजीशन पर है, डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव है। पॉड का शेप पूरा ऐसे भरा हुआ है, इन्फ्लेटेड, डोमिनेंट, या फिर से पिचका हुआ सा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर मटर, अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अभी तो मैं लिखवा देती हूँ, ग्रीन है डोमिनेंट, येलो है रिसेसिव। सीड का शेप राउंड है, डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रिसेसिव वन। और सीड का कलर येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। बाकी सब तो याद रह जाएगा, थोड़ा सा तो दुख तकलीफ होती है वो ये, पॉड कलर में ग्रीन तो डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है, लेकिन सीड कलर में उल्टा है, येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। इसमें कंफ्यूजन ना हो, आप कुछ गड़बड़ ना करो। इसके लिए आप कैसे याद रखेंगे, पॉड यानी कि मटर के दाने पर, मटर के पौधे पर मटर का दाना जो हम खाते हैं, हरा भरा ही खाना पसंद करते हो ना, ठीक है, सूखा हुआ थोड़ी खाते हो येलो कलर का,
तो हरा होता है ना मटर का दाना, तो हरा इज द ग्रीन, इसका अपोजिट येलो रिसेसिव, और पॉड कलर का अपोजिट है सीड कलर। तो अगर इसमें ग्रीन डोमिनेंट है तो इसमें येलो डोमिनेंट होगा, इसमें येलो रिसेसिव है तो इसमें ग्रीन रिसेसिव होगा। ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वर द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। तो लेंथ ऑफ द प्लांट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, दीज आर द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, पता होना चाहिए। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टॉल है कि ड्वार्फ है, याद रहेगा आराम से। फ्लावर का कलर वायलेट इज द डोमिनेंट, व्हाइट इज द रिसेसिव वन। फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। पॉड शेप की बात करूं, मटर का अच्छा सा भरा हुआ भराव है, इन्फ्लेटेड, ऐसा पिचका हुआ सा, कॉन्स्ट्रिक्टेड इज द रिसेसिव। पॉड कलर और सीड कलर में कंफ्यूजन हो सकता है कि येलो किस में डोमिनेंट है और ग्रीन किस में डोमिनेंट है। तो याद करने का तरीका बता दिया, पॉड मटर का दाना ग्रीन होता है ना, तो ग्रीन पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट और येलो रिसेसिव, और इसमें ग्रीन डोमिनेंट है तो सीड कलर में अपोजिट होगा, येलो डोमिनेंट होगा और ग्रीन रिसेसिव होगा। और सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, ये आपको 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अब एनसीईआरटी में जो दे रखा है बेटा, ये देखो, सो सॉरी फॉर दिस, हटाना ही पड़ेगा अब इसे। एक मिनट बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे ये। ये देखो, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट, पॉड शेप ये से भरा हुआ फुल, और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, ठीक है। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, स्टेम हाइट टॉल या डॉफ, दीज आर द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड विच वाज स्टडीड बाय मेंडल, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निक ऑफ मेंडल, जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो मेंडल सर ने किया था, ठीक है, एमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेक्निक ऑफ मेंडल, that is the emasculation and bagging technique. Just give me a second for the water break, then we will start with the session, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेहद इंपॉर्टेंट, उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट। अभी तो जस्ट हमने ये एक मतलब ये मान लो अपने जस्ट एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मेन सेशन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू हो जाएगा। देख लो टेक्निक ऑफ मेंडल। इसमें हम बात करेंगे इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक का इस्तेमाल मेंडल सर ने किया था। ठीक है, क्या था सुनो। मेंडल सर ने जो पी प्लांट जो लिया था, फ्लावर ऑफ पी, ये बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एक को मेल कंसिडर आउट करेंगे, एक को फीमेल कंसिडर आउट करेंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में तो जरूरत ही नहीं पड़ती इसको, लेकिन ये बाइसेक्सुअल है, फ्लावर ऑफ पी। पी फ्लावर, अब ये बाइसेक्सुअल है,
तो इसमें आप एक को मेल कंसिडर आउट करोगे, एक को फीमेल कंसिडर आउट करोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इमैस्कुलेशन, जो हम इसके जुवेलाइन स्टेज में ही कर देते हैं, बालपन में ही कर देते हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, मैं भी डायग्राम से भी क्लियर करूंगी। दिस इज द रिमूवल ऑफ एंथर, यानी कि मेल पार्ट को तो आपने रिमूव ही कर दिया, ये अपन जुवेनाइल स्टेज में ही कर देते हैं। आप एंथर को रिमूव कर देते हैं। एंथर को रिमूव करने से क्या होगा, पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है ना, तो हम एंथर को रिमूव कर देते हैं टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए। अब एंथर होगा ही नहीं तो कहां से आएगा, तो पॉलिनेशन को बचाने के लिए हम एंथर को रिमूव, तो पोलन ग्रेन सेम प्लांट के कैसे होंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन को बचा लेते हैं। इमैस्कुलेशन में एंथर को, बाइसेक्सुअल है ना, मेल फीमेल दोनों पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें ये टेक्निक, यूनिसेक्सुअल होता तो जरूरत नहीं पड़ती। बाइसेक्सुअल में इसमें हम एक को मेल कंसिडर आउट करते हैं, एक को फीमेल कंसिडर आउट करते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसके जुवेनाइल स्टेज में ही हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। एंथर को रिमूव करने से फायदा क्या मिलेगा, आप सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, इस इमैस्कुलेटेड प्लांट पर जिसमें एंथर को रिमूव कर चुके हैं, इसके अंदर आप करते हैं बैगिंग, यानी कि बैग से कवर कर दोगे। बैग से कवर करने का कारण क्या, जिससे कि टू प्रिवेंट, बैग से क्यों कवर करते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि किसी का भी पोलन ग्रेन आके इसको फर्टिलाइज कर जाए, अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम बैगिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे कि हम मन चाहे पोलन ग्रेन को स्पिंकल करके सीड्स निकालेंगे। दिस इज द इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इज इट क्लियर? इमैस्कुलेशन एंड बैग, पी प्लांट बाइसेक्सुअल ना, मेल फीमेल दोनों पर प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक को एज अ मेल और एक को फीमेल कंसिडर आउट करते हैं। तो हम जुवेनाइल स्टेज में ही एंथर को रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर, इमैस्कुलेशन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो बच गया, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। फिर हम इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग से कवर करके टाई कर देंगे। तो बैगिंग टेक्निक से क्या होता है, अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं होता है। तो ये इसका फायदा है, अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं होता है। इज इट क्लियर? दिस इज द इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक विच आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इसको जो दे रखा है, मैं आपको फटाफट से इसका एक वो दिखा देती हूँ। सी, दिस इज द थिंग, ठीक है, पेटल स्टिग्मा, दिस इज द, ये जो आपको, एक सेकेंड, ये आपको एंथर दिख रहा है ना, ऐसे ये एंथर है, ये देयर इज द रिमूवल ऑफ एंथर, दैट इज द इमैस्कुलेशन। ये क्यों किया जाता है, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसलिए हमने एंथर को रिमूव कर दिया। सी, एंथर को कट कर देते हो। फिर आप क्या करते हैं, आप इसमें बैगिंग करते हो। फिर उसके बाद इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर में बैगिंग होता है, जिससे कि टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, इसके लिए अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए बैगिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम। फिर इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट? इट इज अबाउट दिस। नेक्स्ट मुझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपके साथ डिस्कस करना है, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस नया कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, सो डोंट मिस इट गाइस। इससे पहले कि मैं सेशन को ओवर करूं, फटाफट से क्विक रिकैप इसका हम ले लेते हैं। आज के सेशन में हमने जो तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं, तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की बेटा? सबसे पहले हमने बात की, हम ये क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? इट इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसे कहते हैं हम जेनेटिक्स।
हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी क्या होता है, तो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। रुक जाओ, मैं स्लाइड में दिखा देती हूँ ना। हेरिडिटी, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इट इज द हेरिडिटी। और सेम स्पीशीज के मेंबर्स में ही कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज हैव सम डिफरेंसेस, इसे हम कहते हैं वेरिएशन। फिर हमने बात की कि वेरिएशंस की बात कर रहे हैं तो भैया दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक है सोमैटिक और एक है जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन तो वो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, और जो जर्मिनल वेरिएशन है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं। अब जो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, इसके दो पैटर्न है, एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन का कारण है क्रॉसिंग ओवर, और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जिसमें स्किप ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलता है, इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन। फिर हमने कुछ हिस्ट्री पार्ट देखा कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारे साइंटिस्ट के नाम। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब को कहा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन सर को कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक, उन्होंने ड्रोसोफिला पर काम किया था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज मैप ऑन ड्रोसोफिला, तमाम सारे कॉन्सेप्ट दिए, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है मॉर्गन सर को। और गैरेट सर को कहते हैं फादर ऑफ बायोकेमिकल एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। इन्होंने सबसे पहला मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे अल्कैप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज को डिस्कवर किया। डिटेल अल्कैप्टोन्यूरिया का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, बट एक चीज मैंने यहाँ पे बताई कि एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। इस एंजाइम की कमी की वजह से ये डिजीज होती है, ठीक है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया था, 1 म्यूटेंट जीन एंड 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद मेंडलिज्म की बात की, मेंडल सर के बारे में कुछ बातें हमने जानी। एनसीईआरटी में इसके बियॉन्ड थोड़ा दे रखा है कि कौन सा जर्नल कब पब्लिश हुआ, न्यूज़पेपर रीडिंग मार के छोड़ दो, याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना मैंने यहाँ लिखाया है वो इंपॉर्टेंट है, वो सारा याद होना चाहिए। मेंडल सर का जन्म 22 जुलाई 1822 के अंदर 22 जुलाई 1822 के अंदर ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ। इन्होंने अपना जो क्लासिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है पी प्लांट पर जो किया था 1856-57 में शुरू किया, 1863 तक ये एक्सपेरिमेंट चला और 1865 के अंदर इनके इस काम को पब्लिश किया गया। लेकिन इनको जीते जी इनके काम की कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली। 1884 में इतना काम किया इन्होंने लेकिन कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली। 1884 में एक बीमारी किडनी डिजीज के चलते इनकी डेथ भी हो गई। इनके मरने के 16 साल बाद 1900 के अंदर, मेंडल सर के मरने के 16 ईयर बाद 1900 के अंदर, यानी कि इनका काम लगभग इनने जब किया तो 34 सालों तक छुपा हुआ रहा। इनके मरने के भी 16 साल बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने, दैट इज कार्ल कोरेंस, हुगो डी व्रिज एंड शमाक्सर, 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया और इनके 34 साल तक अब इनका जो काम छुपा हुआ रहा, 34 ईयर्स तक मेंडल सर का जो काम छुपा हुआ रहा। इसका कारण क्या था? मरने के बाद क्यों पॉपुलैरिटी मिली, जीते जी काम को क्यों नहीं सराहा गया? तो इसका कारण उस दौरान कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, तो इनने जो काम किया वो वाइडली पब्लिसाइज नहीं हो पाया, लिमिटेड एरिया में रह गया। दूसरा, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जीन के बारे में, जिन्हें मेंडल सर फैक्टर्स कहा करते थे, जो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन में डिस्कस भी किया था कि भाई दे आर द स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, इसमें कोई ब्लेंडिंग कोई मिक्सिंग नहीं हो रही और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। ये इनके संगी साथियों द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया मेंडल सर से कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही, बिना बदलावा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो भैया ये जो वेरिएशंस आते हैं इसका कारण बताइए। उसका जवाब मेंडल सर के पास नहीं था, ना ही मेंडल सर इसका कोई फिजिकल प्रूफ दे पाए, इसीलिए ये तो एक बहुत बड़ा रीजन रहा है मेंडल सर के काम के छुपा रहने का। दूसरा, मेंडल सर का मैथमेटिकल अप्रोच का इस्तेमाल करना टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना, ये लोगों की समझ के परे था। कुल मिला के उनकी सोच उनके समय से बहुत आगे की थी, इसलिए लोग उन्हें समझ नहीं पाए। लेकिन मेंडल सर थे तो सक्सेसफुल, तभी तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कह रहे थे। इनके सक्सेस का कारण क्या? इनकी सक्सेस का कारण ये, एक तो मेंडल सर ने एक समय पर 1 या 2 ही कैरेक्टर को स्टडी किया, ये बहुत अच्छा कारण था एक ये।
एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान इन्होंने जिस मटेरियल का सिलेक्शन किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, दैट इज द पी प्लांट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेंडल सर की सक्सेस में। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो पी प्लांट है ये एनुअल प्लांट है विद शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 2 to 3 मंथ, तो इस वजह से हम इसकी कई सारी जनरेशन को स्टडी कर पाए। ठीक है। दूसरा, इसको कल्टीवेट करना बहुत ईजी था, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है और आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन हम करा देते, तो मटेरियल की खासियत। दूसरा, ही क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर, और इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उनके स्टैटिकल रिकॉर्ड्स बनाए, तभी तो 34 साल बाद पता लगा कि ऐसा कोई इंसान बोल के गया है। तो ये इनकी मेंडल सर की सक्सेस का कारण रहा। फिर मेंडल सर ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को जो स्टडी किया था, ये कौन कौन से हैं, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, बकायदा आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, सीड का शेप राउंड या रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल टर्मिनल, स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, ये सब। फिर हमने इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस किया। इमैस्कुलेशन, क्योंकि जो पी फ्लावर है ना बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों, तो हम एक को एज अ मेल और एक को एज अ फीमेल कंसिडर आउट करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव करते हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। इसके बाद उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बैग से कवर कर देंगे जिससे कि अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, तो हम हमारे मन चाहे पोलन ग्रेन को स्प्रिंकल करके अपने सीड्स जो हैं ले सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट दिस, इट इज ऑल अबाउट द मैंडलिज्म टेक्निक एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पार्ट। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास राइट नाउ। इसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन, उनके एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डोंट मिस इट गाइस। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर तुम लोग को मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस प्लेटफॉर्म वाया यूजिंग माई कोड, जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी। इस कोड को अप्लाई करने से आपको आपकी फीस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी, मेरे गाइडेंस में आ जाओगे, डीपीपी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, रोज डेली टारगेट, बैक पोर्शन की चिंता आपकी नहीं मेरी, डेली टारगेट्स भी आपको मिलते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई सुपर 80s। और सिर्फ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है। कुल मिला के अगर मेरी छत्र छाया में रहकर नीट की जर्नी तय करना चाहते हो, और सिर्फ ऐसा नहीं मुझसे पढ़ सकते हो, 50 से भी ज़्यादा एजुकेटर्स जो भी अनअकैडमी प्लस पर अवेलेबल है सब अनलॉक हो जाएंगे। मर्जी है जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करे आप कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब इट एज सून एज पॉसिबल वाया यूजिंग दिस कोड शिवानी। 2021 वाले बच्चों का बैच, नया बैच भी, पुराना नहीं नया बैच भी शुरू हो चुका है। 8-10 क्लासेस के रिकॉर्डेड वर्जन पे जाना पड़ेगा, फिर आप लाइव देख सकते हो। और 2022 जिनका ईयर है, टारगेट ईयर है, उनके लिए नया बैच कल 2 तारीख से शुरू हो जाएगा, एक आध दिन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा वेबसाइट पर। तो सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एवरीवन, lots of good wishes and lots of love from my side. Thank you, bye bye.